नेहरू के उन दिनों एक ये हुआ करते थे, एक एडवाइजर हुआ करते थे वेरियर एल्विन नाम के। ये वेरियर एल्विन नेहरू को बहुत गलत एडवाइस दिया। नेहरू का कुछ बिल्कुल आइडिया नहीं था नॉर्थ ईस्ट के बारे में। उस समय हमारे 4 स्वयंसेवक वहां कुछ काम करने गए थे, उनको एकदम बॉडी ही नहीं मिला, एकदम ये कर दिया, वैनिश कर दिया। मैं बीजेपी ज्वाइन किया बंगाल में, और बीजेपी ज्वाइन इसलिए किया कि बीजेपी के जो आइडियोलॉजी है, उनका जो आदर्श है, उसके प्रति में मुझे आकर्षण था। जो सीपीएम इतना पावरफुल था, जो लोग कहते थे कि सीपीएम को कभी नहीं हटाया जा सकता है, वो सीपीएम का भी एक भी सीट नहीं है स्टेट असेंबली में, और कांग्रेस का सीट तो और भी खराब है। बीजेपी के कुछ नेताएं रुपया और महिलाओं का चक्कर में गिरा, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूं। जिस ढंग से लड़ाई का तैयारी हो रहा है बीजेपी की तरफ से, जो हो रहा है, वो पूरी तरह मैं सहमत नहीं हूँ। याकूब मेनन जैसे आदमी, जिसको एक अदालत ट्राई करके उसको फांसी दिया, उसके पीछे इतने आदमी क्यों जा रहे हैं? कौन ये है लोग? उनके अपना रिश्तेदार है, अपना क्लोज फ्रेंड्स है, उसमें समझ सकता हूँ। बाकी लोग कौन है, क्यों जा रहा है? बंगाल बीजेपी में एक विभाजन है, वो है एक ओरिजिनल बीजेपी और जो दूसरे पार्टी से आए हुए बीजेपी। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। आज मेरे सामने जो मेहमान हैं, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मेघालय, अरुणाचल, त्रिपुरा के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। वो बंगाल में बीजेपी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। लेकिन जब मैं डेजिग्नेशन बताता हूं, उनकी तारीफ कम पड़ती है, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है समाज के लिए, बंगाल में जो नॉर्थ ईस्ट में जो काम किया है, अंग्रेजी में उसके लिए सिर्फ एक शब्द है, अमेजिंग। अनुभव का खजाना। हमारे साथ तथागत रॉय साहब हैं। तथागत सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हाँ, मुझे लज्जित मत अरे नहीं सर, नहीं। हम जैसे लोगों ने जो कुछ सीखा है, इनको देखकर, पढ़कर, बचपन से बहुत कुछ देखा है, समझा है, और वो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सर, मेरे पास नॉर्थ ईस्ट को समझने के लिए या बंगाल को समझने के लिए तथागत दास से बेहतर कोई चेहरा नहीं है। इसलिए नहीं कि 3 राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, बल्कि इसलिए कि इन्होंने बहुत काम किया है, समझते हैं वहाँ। शुरुआत करेंगे मणिपुर से। तथागत, हम सुन रहे हैं मणिपुर मणिपुर मणिपुर, राहुल गांधी बोल रहे हैं, कांग्रेस बोल रही है। वाई मणिपुर इज सो इम्पॉर्टेंट? वो क्यों एक नेशनल नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है मणिपुर के इर्द गिर्द? क्या इसलिए कि वहां क्रिश्चियन है, या कुछ अलग चीज है? आपकी क्या समझ में आया? वाई मणिपुर इज सो इम्पोर्टेंट, ये प्रश्न ठीक नहीं है। एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट में जितने सारे स्टेट्स हैं, सभी इम्पोर्टेंट। मणिपुर के बारे में पहले मैं बताऊंगा। मणिपुर मोटे तौर से उसका 3 हिस्सा है। एक नॉर्थ में, जिसमें जो आदिवासी है वो मोस्टली नागा है, उसमें उखरुल डिस्ट्रिक्ट है, और तीसरा एक डिस्ट्रिक्ट है, मुझे याद नहीं आ रहा है, कंगपोक भी मेरे ख्याल। अच्छा, इसके दक्षिण में मणिपुर में एक वैली है, एक घाटी है, ये उसको ऐसे ही मणिपुर घाटी ही बोलते हैं, और उसके बीच एक बहुत बड़ा लेक है, उसका लोकताक लेक कहते हैं। लोकताक लेक बड़ा विचित्र है, वो बायोडाइवर्सिटी है, तरह तरह का चीज़ है। और साउथ में जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी में जैसे चुराचांदपुर और चंदेल ऐसे कुछ ज़िले हैं, जहाँ पर जो आदिवासी ज़्यादातर नॉन नागा ट्राइबल्स है, कुकी है, हमार है, और भी कई ये है, कुछ बांग्लादेश से आए हुए कुछ मुसलमान भी है, उसको पंगाल कहते हैं। और बीच में जो घाटी के बारे में कहा, उस घाटी में जो रहते हैं वो है मैतेई। ये मैतेई लोग वैष्णव है, और उनके नाम अक्सर आप देखेंगे कि सिंह से समाप्त होता,
और जैसे कि ओक्रम इवोटोम्बी सिंह ऐसा नाम होगा। तो ये सारा वैष्णव है, उनका वो तीर्थ, उनके लिए तीर्थ है बंगाल का नवद्वीप। और वो पहले वो लोग जो लिखते थे वो बंगला लिपि में ही लिखते थे। आजकल वो उनका एक पुराना लिपि वो बाहर लाया और ये पुराना लिपि ज़्यादा उपयोग करते हैं, पता नहीं कौन कह तो बंगला लिपि भी चलता है। तो मोटे तौर से मणिपुर के बारे में यही जानकारी है। और इसमें एक अभी जो मणिपुर जो न्यूज़ में है, इसका खास कारण है कि मणिपुर में जो लड़ाई चल रहा है। यही मैं पूछ रहा था कि चूंकि आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, ये लड़ाई क्या है, वजह क्या है, आपकी क्या समझ में आया कि क्या है वहां पे, चल क्या रहा है? देखिए, मणिपुर में तो मैं रहा कभी नहीं। दरअसल भारत में जितने सारे स्टेट्स है, मैं मणिपुर के सिवाय हर स्टेट में एक बार गया, लेकिन मणिपुर में मैं कभी नहीं गया। तो मणिपुर के बारे में इतना ही मैं बता सकता हूँ। और जो ये जो लड़ाई जो चल रहा है वो मैतेई और कुकी के बीच चल रहा है। इसमें नागा ट्राइबल्स जैसे कि तंगखुल नागा, ऐसे कुछ नागा है, वो इन्वॉल्व नहीं है। ये ट्राइबल लड़ाई जैसे होते हैं ऐसे ही होते हैं। और जो मणिपुरी जो ये है तब मैतेई है, मैतेई उनका वो बहुत कल्चर्ड ये है, उसका एक नाच है जो डांस है, वो डांस कथकली भरतनाट्यम ऐसी जैसी डांस है ना, इतना ही उनका नाम है, इंटरनेशनली नाम है। और कुकी ट्राइब इससे इस हिसाब से बैकवर्ड है। और इसके एक तरफ तो म्यांमार है, म्यांमार से ये चलता है, स्मगलिंग चलता है। उस स्मगलिंग में काफ़ी वो आता है, जो नशीली द्रव्य आता है, उसमें वो नशीली द्रव्य भारत के उन दूसरे जगह में चले जाते हैं। लोग ये करते हैं, इंट्रावेनस ड्रग लेते हैं, उसके चलते क्या कहते हैं, उनका एड्स होता है, इससे तरह तरह का समस्या है। मैं नॉर्थ ईस्ट पे अब आता हूँ, मणिपुर से। नॉर्थ ईस्ट में चूंकि आप रह चुके हैं त्रिपुरा में या मेघालय में या अरुणाचल में, ये तीनों राज्य, खास करके त्रिपुरा और अरुणाचल, हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि ये लोग ज़्यादा देशभक्त हैं या फिर वो इंडिया मेनलैंड से ज़्यादा कनेक्टेड हैं। लेकिन मेघालय को ले कहा जा सकता है, मेघालय एंड प्लस अदर स्टेट्स जैसे मिजोरम हो गए, नागा हो गए, इस सेंस ऑफ एलियनेशन है क्या वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में? आपको क्या महसूस हुआ, और अगर है तो वो क्यों है सेंस ऑफ एलियनेशन? जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये जो ट्राइबल स्टेट्स है जैसे कि मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, ये स्टेट्स में जो सेंस ऑफ एलियनेशन है, ये एलियनेशन मैं समझता हूँ कि जो हमारे स्वतंत्रता के बाद जो जिस तरह से ये स्टेट जो चलाया गया, उसमें काफ़ी कुछ गलती थी। वो नेहरू के उन दिनों एक ये हुआ करते थे, एक एडवाइज़र हुआ करते थे वेरियर एल्विन नाम के। ये वेरियर एल्विन नेहरू को बहुत गलत एडवाइस दिया। नेहरू का कुछ बिल्कुल आइडिया नहीं था नॉर्थ ईस्ट के बारे में। वेरियर एल्विन उनको कुछ ये एडवाइस दिया और उनको ये कहा कि इनको इन बाकी भारत के जो लोग हैं उनसे बिल्कुल अलग रखिए, उनको कोई मिक्स करने का कोई चांस मत दीजिए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा एक कारण है जिसके लिए ये एलियनेशन हुआ। जैसे क्या क्या किया है नॉर्थ ईस्ट को अलग रखने के लिए, मोटा मोटा 3-4 बात बता सकें, क्या किया नेहरू जी ने? जैसे वो इनर लाइन परमिट किया। देश के अंदर मुझे एक जगह से और एक जगह में जाना है, उसमें इनर लाइन परमिट वो लेने का प्रश्न क्यों खड़ा होगा? मैं तो जाने के लिए तैयार रहूँगा, मगर मुझे जाने का अधिकार होना चाहिए। क्यों किया गया? ये सब करा के ये नेहरू जी ने जो मतलब नॉर्थ ईस्ट जाने के लिए परमिट लेना पड़ता है क्या? हाँ, नॉर्थ ईस्ट सब जगह नहीं, मिजोरम जाने के लिए लेना पड़ता है, अरुणाचल जाने के लिए लेना पड़ता है, नागालैंड जाने के लिए लेना पड़ता है।
यानी जो आपने जो नाम लिया, यानी जो क्रिश्चियन बहुल जो जहाँ क्रिश्चियन मेजोरिटी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, आप कह रहे हैं कि वहाँ जाने के लिए भारत के दूसरे नागरिकों को परमिट लेना पड़ता है, और त्रिपुरा में नहीं है, अब आसाम वगैरह में नहीं है? नहीं, त्रिपुरा में नहीं है, असम में तो बिल्कुल ही नहीं है। त्रिपुरा का थोड़ा अलग ये है, स्थिति है, क्योंकि त्रिपुरा बाकी नॉर्थ ईस्ट जैसे दूसरे इंडिया से इनएक्सेसिबल है, त्रिपुरा इतना इनएक्सेसिबल नहीं था। स्वतंत्रता के पहले त्रिपुरा एक मान लीजिए ब्रिटिश इंडिया के एक अंश ही था, उसके चारों तरफ ये था, ब्रिटिश इंडिया था। एक जिले थे, एक सिलेट जिला, एक वो जिला कोमिल्ला जिला, दूसरी तरह एक नोआखाली जिला। ये जिले से ये सब जिले रेलवे से कनेक्टेड थे और इससे आराम से कहीं भी कोई भी त्रिपुरा में घुस सकते थे। और त्रिपुरा के राजा जो थे, देव बर्मन उसका ये था, पदवी था, वो देव बर्मन राजा लोग, ये लोग घर में बंगला बोलते थे। बंगला के साथ मतलब बहुत बहुत गहरी संपर्क थी। तो पार्टीशन होने के बाद जैसे बांग्लादेश में, तो उन्होंने तो ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान में जब से ऐसे उनको अत्याचार बढ़ने लगा, हिंदुओं को अत्याचार बढ़ने लगा, तो वहाँ से लोग सब खदेड़े हुए या त्रिपुरा में घुस गए। और इसका एक परिणाम एक हुआ कि त्रिपुरा में जो ट्राइबल है वो माइनॉरिटी है। त्रिपुरा में ट्राइबल 30% है, बंगाली 70% है। लेकिन इनमें कोई टेंशन नहीं था, कुछ टेंशन पैदा कर दिया बाद में जो क्या कहते हैं इनका, कुछ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने, कुछ दूसरे गवर्नमेंट में कुछ टेंशन पैदा कर दिया, और उसके चलते बांग्लादेश में इसमें तो और भी हवा लगाया। और अर्ली ईयर्स ऑफ द 21st सेंचुरी, उस समय जिस समय खालिदा जिया पावर में थे, उस समय त्रिपुरा का स्थिति इतना खराब था जिसका हिसाब नहीं है, क्योंकि त्रिपुरा के तीनों तरफ बांग्लादेश है। और क्या करते थे इंसर्जेंट लोग, जब वो त्रिपुरा में कुछ गड़बड़ करके बांग्लादेश भाग जाते थे, बांग्लादेश उसको रेफ्यूज देते थे। आज हसीना का सरकार वहाँ आई, हसीना भारत से पूरा सहयोग कर रहे हैं, और इसके चलते वो भी समाप्त हो गया। लेकिन समय बहुत खराब था उस समय। हमारे 4 स्वयंसेवक वहाँ कुछ काम करने गए थे, उनको एकदम बॉडी ही नहीं मिला, एकदम 12 बजे ये कर दिया, वैनिश कर दिया। तो अभी स्थिति अच्छा है। मैं सन 2015 से 2018 तक वहाँ ये था, मैं वहाँ गवर्नर था, और बिल्कुल शांत था स्थिति। तथागत एक चीज़ और है, ये तो नॉर्थ ईस्ट की बात हो गई, आप बंगाल बीजेपी के प्रेसिडेंट भी रहे हैं और ऐसे क्रूशियल मोमेंट पे रहे हैं जब वहाँ बीजेपी उस वक्त उतना ज़्यादा नहीं थी। लोग पूछते हैं और देश के दूसरे हिस्से पूछते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के स्टेट में बीजेपी कमज़ोर क्यों है, और आखिर वो कैसे वहाँ से ख़त्म क्यों हो गई, वहाँ क्या समस्या क्या है? आपको लगता है कि बंगाल में बीजेपी की अभी जो स्थिति है, जिसके बारे में बोला जाता है, कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि 2019 का जो इलेक्शन हुआ था, जनरल इलेक्शन, इस बार उससे कम सीट भी आ सकता है, कुछ है इस तरह क्या वहाँ? आपको क्या लगता है बंगाल बीजेपी पे? मैं एक निष्पक्ष एनालिसिस, क्योंकि आप वहाँ काम कर रहे हैं, आपने काम किया है संगठन के साथ, क्या प्रॉब्लम आया और अभी क्या स्थिति है? मैं पहले आपको ये बताऊंगा कि जिस समय सन 1990 में मैं बीजेपी ज्वाइन किया बंगाल में, और बीजेपी ज्वाइन इसलिए किया कि बीजेपी के जो आइडियोलॉजी है, उनका जो आदर्श है, उसके प्रति मुझे आकर्षण था। ये आकर्षण के देखते हुए मैं उसके पहले रेलवे में काम करता था, कि रेलवे का एक प्रोजेक्ट में चीफ इंजीनियर था। वो छोड़ करके मैं यूनिवर्सिटी में काम लिया और बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन जब कर लिया तो लोग कहने लगे कि अरे तुम पागल हो क्या, तुम ऐसे पश्चिम बंगाल जैसे लेफ्ट स्टेट में बीजेपी ज्वाइन किए। लेकिन मेरे आंखों के सामने हम लोग सब मेहनत किए, और उन दिनों
जो सेंट्रल ऑब्जर्वर थे मुरली मनोहर जोशी जी, उनके प्रयास से और हमारे सभी को प्रयास से बीजेपी बढ़ने लगा और अभी बीजेपी पार्टी में स्टेट में सेकंड पार्टी है। दूसरा कोई थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी, बंगाल का पॉलिटिक्स ऐसा ही है कि बाइनरी पॉलिटिक्स है, मतलब फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी थर्ड फोर्थ पार्टी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, आप समझ सकते हैं। तो जो सीपीएम इतना पावरफुल था, जो लोग कहते थे कि सीपीएम को कभी नहीं हटाया जा सकता है, वो सीपीएम का भी एक भी सीट नहीं है स्टेट असेंबली में, और कांग्रेस का स्थिति तो और भी खराब है। तो बीजेपी का अभी अगर क्या स्थिति है, ये अगर पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि स्थिति पहले से थोड़ा सुधर गया, क्योंकि सन 2021 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव बीजेपी के अपने दोष के कारण हार गए थे। बीजेपी सिर्फ 77 सीट मिला था। उसके पहले वो लोग चिल्लाते थे 19 साफ, मतलब 2019 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें बीजेपी का 18 सीट प्राप्त हुआ था। इस बार तृणमूल साफ हो जाएगा, लेकिन 19 हाफ और 21 साफ के बजाय मिला क्या, सिर्फ 77 सीट मिला। गलती कहाँ हुई थी, क्यों हुआ था विधानसभा इलेक्शन में? मोटा मतलब बड़ा गलती क्या हुई बीजेपी से? ये मैं बहुत विस्तार से बताना नहीं चाहूँगा। मैं बहुत विस्तार से बताना नहीं चाहूँगा। इंटरनल कुछ सांगठनिक प्रॉब्लम्स थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ। टर्मिनल नहीं, मतलब ये भी तो अभी भी खड़ा है, इंटरनल है। बीजेपी के कुछ नेताएं रुपया और महिलाओं का चक्कर में गिरा, इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँ। जी, वो आया था, न्यूज़ में भी आया था, और ये भी आया था कि वहाँ एक और रीज़न जो बताते हैं कि बाहर के नेताओं से ज़्यादा प्रचार करवाना और बंगालीज नेताओं को थोड़ा सा पीछे रखना, ये एक वजह थी जो कि बंगाली सेंटिमेंट्स को हर्ट किया है। सर ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, और इसको सोच विचार कुछ नहीं था। चुनाव का जैसे वो प्रचार चल रहा था, चुनाव का जैसे प्रिपरेशन चल रहा था, उसमें कुछ सोच विचार नहीं था, कुछ इशू भी आइडेंटिफाई नहीं किया गया, ऐसे मतलब रैंडम स्टाइल से चलाया गया, एक अच्छा स्लोगन भी नहीं बनाया। इसके चलते मेरा तो आइडिया था कि यही रिजल्ट ही होने वाला है। और प्रशांत किशोर तृणमूल के उस समय एडवाइजर थे, तो महाचालाक आदमी है, वो इसका पूरा एडवांटेज लिया और ले करके बीजेपी को हरा दिया। प्रभारी थे कैलाश विजयवर्गीय, उनके बारे में भी कुछ बंगाल यूनिट से ही कुछ सवाल आए थे कि वो किसी एक की ज़्यादा सुन रहे थे उस टाइम, दूसरे कम सुन रहे थे। इसलिए मैंने कहा कि इंटरनल था, बंगाली सेंटिमेंट्स था, और जैसा आपने बोला कि हैफेजर्ड मैनर में जो कैंपेन चला, ये 3 मेजर कारण थे। इस बार क्या लग रहा है 2024 का जो लोकसभा चुनाव? 3 तुमने बताए, लेकिन इसके अतिरिक्त मैं एक चौथा था, रुपया और महिला। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। 2024 बीजेपी को बंगाल से बहुत आशा है। लग रहा है कि पिछली बार हम 18 लाए थे, तो इस बार बढ़ सकते हैं। दूसरी ओर कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और सीपीएम एक साथ कंबाइंड इंडिया फोल्ड के अंदर लड़ेगी, तो इस बार बीजेपी का सफाया हो जाएगा। आप क्या देखते हैं, क्या हो सकता है? प्रोबेबिलिटी है टीएमसी कांग्रेस सीपीएम के एक साथ आने की? टीएमसी कांग्रेस सीपीएम का एक साथ आने का कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। कांग्रेस और सीपीएम एक साथ आ सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लड़ाई जो होगा, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ तृणमूल, और जिस ढंग से लड़ाई का तैयारी हो रहा है बीजेपी की तरफ से, जो हो रहा है वो पूरी तरह मैं सहमत नहीं हूँ। लेकिन 2021 में जो हालत था वही हालत नहीं है, अभी उससे थोड़ा सुधरा। आप सजेस्ट कीजिए क्या और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ सहमत है नहीं कहने से वो काम नहीं चलेगा। चूंकि आप बहुत वरिष्ठ हैं, क्या करना चाहिए जो कि नहीं हो पा रहा है या फिर कर सकते हैं? मैं समझता हूं कि इशू आइडेंटिफाई होना चाहिए। किस इशू पर, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ना है, ये मुद्दा स्पष्ट रूप से समझना चाहिए, और एकदम मुद्दा
जन समुदाय के सामने रखना चाहिए, ये रखते नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा तो पश्चिम बंगाल में है, ये नंबर 1 इज ऐसे कि इंडस्ट्रियल डिजेनरेशन, बेरोजगारी, इंडस्ट्रियल डिजेनरेशन और बेरोजगारी, ये समझ लीजिए कि एक ही है। अच्छा, दूसरा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, उसके बारे में जानते ही हम, ईडी के लोगों ने मार डाला, इतना मार डाला कि सर से खून निकलता रहा। तीसरा है कि माइनॉरिटी अपीसमेंट, मुसलमानों को ऐसा तुष्टीकरण किया गया जिसे माने शर्म आती है मुझे। बीजेपी को मतलब बंगाल के रहने वाले एक बंगाली होते हुए मुझे शर्म आती है कि इन लोगों ने जैसे किए हैं। और इंडस्ट्रियल डिजेनरेशन के बारे में तो क्या ही चुका। अमित शाह भी गए थे बंगाल, उन्होंने सीए की बात की, एनआरसी की बात की वहाँ। उन्होंने ये कहा कि नेक्स्ट जो पार्लियामेंट सेशन है उसमें सीए वगैरह लाएंगे, दुनिया की कोई ताकत सीए आने से नहीं रोक सकती। इसका असर पड़ता है बंगाल की राजनीति पे या सिर्फ ये बाहर के लोगों के लिए है? नहीं, इसका असर पड़ेगा, यदि इसका क्रियान्वयन होगा तभी पड़ेगा, क्योंकि ये सीए लेकर के केंद्रीय सरकार की तरफ से इतना टाइम बिताया कि लोगों का विश्वास इसमें अटूट नहीं रहा। अभी विश्वास अटूट नहीं है। केंद्रीय सरकार को इसके बारे में एक ठोस कदम लेकर के दिखाना पड़ेगा कि हम जो कह रहे हैं सिंसियरली कह रहे हैं। मेरा विश्वास है कि बोलेगा, ऐसा करेंगे, लेकिन वो दिखाना पड़ेगा। एक कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि जो भी जिसको भी बीजेपी वो राज्यपाल बनाती है या गवर्नर बनाती है, पता नहीं वो बाद में मोदी अमित शाह के खिलाफ क्यों बोलने लगता है। सत्यपाल मलिक के बारे में बोल रहे हैं और आपके बारे में बोल रहे हैं कि क्रिटिकल हो जाते हैं, कभी कभी बियॉन्ड द लाइन जाके बात करते हैं, पार्टी डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं। ये आप पे कोई कोई बोलता है, मैंने देखा है 1-2 की। पार्टी डिसिप्लिन का सवाल नहीं पैदा होता इसलिए कि मैं अभी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, लेकिन पार्टी का सदस्य मैंने रहा इतने दिन। सन 1990 से इस पार्टी के लिए इतना मेहनत किया, इतना पसीना निकला, तो पार्टी के खिलाफ मैं नहीं कह सकता हूँ कभी। जो मैं कह सकता हूँ कि पार्टी जब सही दिशा में नहीं जा रहा है तो पार्टी को सही दिशा में लाने के लिए क्या करना है, इसके बारे में 1-2 सुझाव दे सकता हूँ। इससे ज़्यादा मैं कभी कुछ नहीं कहा। कुछ मैं गवर्नर होते हुए और बाद में कुछ ऐसे बयान मैंने दिया जिसका आलोचना हुआ, जैसे कि मैं एक बार कहा था कि जो क्या नाम था, अफजल गुरु का फांसी के बाद उसको डेड बॉडी लेकर के जो जनाजा निकला था, उसके पीछे इतना 20,000 लोग क्यों? याकूब मेनन, उसके पीछे वो इतने जनाजा निकला था, उसके बारे में सब ख्याल रखना चाहिए इंटेलिजेंस को, उसका काफी चर्चा हुआ, आलोचना हुआ। क्यों इसमें आलोचना क्या है? याकूब मेनन जैसे आदमी जिसको एक अदालत ट्राई करके उसको फांसी दिया, उसके पीछे इतने आदमी क्यों जा रहे हैं? कौन ये है लोग? उनके अपना रिश्तेदार है, अपना क्लोज फ्रेंड्स है, उसमें समझ सकता हूँ। बाकी लोग कौन है, क्यों जा रहा है, इसके बारे में पूछताछ होना चाहिए। तो किया नहीं, ये मैं पॉइंट आउट किया सोशल मीडिया में, तो कुछ लोग आलोचना किए, करने दीजिए। लास्ट क्वेश्चन, बीजेपी के अंदर हार्डलाइनर, सॉफ्ट लाइनर, वो पुराने कांग्रेसी हम लोग सुनते थे, अभी है, बंगाल में भी देख रहे हैं, दिल्ली में भी है। आपको लगता है कि हार्डलाइनर्स पे थोड़ा सा कंट्रोल रखकर ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, या सिचुएशन के अनुसार उनको अभी फिलहाल अंडर कंट्रोल रखने की जरूरत है? ऐसे हार्डलाइनर सॉफ्ट लाइनर कुछ बंगाल बीजेपी में नहीं है, मतलब राज्य बीजेपी में हार्डलाइनर सॉफ्ट लाइनर नहीं है। बंगाल बीजेपी में एक विभाजन है, वो है एक ओरिजिनल बीजेपी और जो दूसरे पार्टी से आए हुए हैं बीजेपी। ये दूसरे पार्टी से जो आए हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बेकार है। इनमें जैसे कि शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता है, बहुत ताकतवर नेता है, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि स्टेट में सबसे ताकतवर नेता है, लेकिन इसमें बहुत गंदे लोग भी है। पार्टी में आए थे, पार्टी से पैसा खींचे थे, खींचकर भाग गए। इसके बारे में क्यों नहीं कहूँगा, इसके बारे में तो कहता हूँ मैं। मुकुल राय के बारे में आप बोल रहे हैं क्या? मुकुल राय तो जरूर, मुकुल राय,
श्रावंती चैटर्जी, सब्यसाची दत्ता, ये सब लोग आए, पैसा खींचे, बीजेपी का जो सीक्रेट्स है वो दूसरी तरफ पहुंचा दिया, पहुंच करके भाग गए। मुकुल राय तो गंदा से गंदा आदमी है, और उसको इतना कैलाश विजयवर्गीय उसको इतना लिफ्ट दिया जिसका हिसाब नहीं है। तो ये थे तथागत राय। तमाम मुद्दों पे बात की, नॉर्थ ईस्ट से लेके बंगाल पॉलिटिक्स पे। आपको कैसा लगा ये इंटरव्यू, बताइएगा। क्या आपका इंसाइट्स कुछ बढ़ा, कुछ सीखने को मिला? और बंगाल बीजेपी के बारे में बोला, जो इन्होंने सुझाव दिए, आप क्या सोचते हैं? क्या वो सुझाव सही थे, मानने चाहिए, या फिर आप बाकी की तरह जैसे सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड कराने वाले हैं, या फिर बोलते हैं आजकल हम लोग ट्रोल आर्मी, उन्होंने बदनाम किया? इन तमाम बिंदुओं पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार।